अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लाइव में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ आयशा सलमान और सबसे पहले पाकिस्तान लाइव में एक नज़र डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ पर। तो पहली खबर यह है कि बिलावल भुट्टो का आज फिर मुखालिफिन पर वार। कल भी उन्होंने गुफ्तगू की थी और नाम लिए बगैर तनकीद का निशाना बनाया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस पर बात करेंगे। इसके अलावा नई हल्का बंदियों का मामला भी है और जंग बंदी भी ख़त्म हो गई है। गज़ा पर बमबारी फिर से शुरू हो चुकी है, जबकि एक और ये खबर कि कच्चा ऑपरेशन कच्चा ही निकला, ये क्या मामला, इस पर भी बात करेंगे। और मर्सिडीज़ नीलाम की जाएगी। ये तमाम तरह आज की हमारी टॉप स्टोरीज है जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बढ़ेंगे आज की पहली खबर की जानिब। पहली खबर यह है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि बताया जा रहा है 3 बार वज़ीर आज़म बनने वाले अब चौथी बार इनको मुश्किलात से निकालेंगे। मेरा ये एतराज़ बिल्कुल नहीं है कि ये बुजुर्ग बन चुके हैं, उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये जानता हूँ कि पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे होते हैं, ये भी जानता हूँ कि जब नौजवान फैसला कर लें तो कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। मुल्क की किस्मत 2 अफराद के हवाले ना करें। बिलावल भुट्टो ने ये गुफ्तगू की, उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। फरवरी 8 पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं। हमें बताया जा रहा है कि जो 3 दफा वजीर आजम बना वो चौथा बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। दूसरी तरफ हमें बताया जा रहा है कि एक दूसरा शख्स जो खुद चंद साल पहले वजीर आजम रह चुका है, जिसने कहा था कि जो हजारा में अपने जो एहतजाज कर रहे थे वो ब्लैकमेलर्स थे, 70 साल का नौजवान का लीडर, कि यही मुल्क के पाकिस्तान के बलोचिस्तान के आपके ऑप्शंस हैं। और मेरा ये एतराज तो बिल्कुल नहीं कि ये बुजुर्ग बन चुके हैं, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बुजुर्ग होके एक नया सियासत, एक नया सिमत इस मुल्क के लिए छा सकते हो और वही पुराने सियासत से दिलचस्पी रख सकते हो। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान के इलेक्शंस कैसे होते हैं, मगर मैं ये भी जानता हूं कि पाकिस्तान के अवाम जब जाग जाते हैं, जब फैसला ले लेते हैं, तो फिर दुनिया में कोई ताकत। तो ये गुफ्तगू बिलावल भुट्टो की आपने सुनी। दूसरी जानिब आम इंतखाबात की तैयारियां भी ज़ोरों शोर से जारी हैं। मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातों ने बलूचिस्तान पर फोकस कर लिया है। तमाम तर तवज्जो बलूचिस्तान पर है। पीपल्स पार्टी ने कोयटा में कल पावर शो किया, यौम तासीस था। इसके अलावा वज़ीर आला बलूचिस्तान, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजनजो समेत अहम शख्सियात ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का भी बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया। इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क के किस्मत बदलेंगे, इस बलूचिस्तान की किस्मत बदलेंगे, इस पाकिस्तान का किस्मत बदलेंगे। भर में आम इंतखाबात की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी जमातों ने अपनी पूरी तवज्जो बलोचिस्तान पर मरकूज कर ली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोयटा में भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा किया। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने एक साथ जलसे में शिरकत करके इख्तलाफात की खबरों की तरदीद कर दी। बिलावल ने अगली बार फिर जरदारी का नारा भी लगाया, इंतकाम की सियासत को, अना की सियासत को दफन करके, वो नफरत और इंतकामी सियासत दफन करके एक नया तर्ज सियासत कायम की। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजनजो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। इसके अलावा साबिक रुकने बलोचिस्तान असेंबली सरफराज डोम की और अहम शख्सियात ने साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। नून लीग के साबिक रहनुमा नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी और जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच पहले ही पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। नवंबर के वस्त में नून लीग के कायदीन भी कोयटा पहुँचे और अपनी पार्टी को मुस्तहकम करने की कोशिशें की। लीगी कायदीन ने अहम शख्सियात और इलेक्टेबल्स को भी साथ मिलाया। बीएपी के रहनुमा और साबिक वजीर आला जाम कमाल नून लीग की कश्ती में सवार हुए। बलोचिस्तान में किसकी हुकूमत कायम होती है, इसका फैसला 8 फरवरी 2024 को हो जाएगा। नई हल्का बंदियों के तहत बलोचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 जनरल नशिस्तें होंगी। सियासी पंडितों का ख्याल है कि वजारत उज़्मा का रास्ता बलोचिस्तान से होकर गुजरेगा। बिलावल कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म बनेगा। कोयटा में जलसे से खिताब में साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान को आगे ले जाने वाले लीडर को पीछे खींचने वाले बहुत ताकतें होती हैं, इन कुव्वतों का कोई डर नहीं है। अवाम से उम्मीदें हैं, मिडिल क्लास को अमीर और बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखा है। बिलावल भुट्टो और आसिफा मिलकर मुल्क को अजीम बनाएंगे।
कोयटा में जलसे से खिताब में साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान को आगे ले जाने वाले लीडर को पीछे खींचने वाली बहुत सी ताकतें होती हैं। इन कुव्वतों का डर नहीं, आवाम से उम्मीदें हैं। हमारे यहाँ अफसोस से लीडर चलाना चाहता है, जो आगे लेके जाना चाहता है, तो उसको पीछे खींचने वाली बड़ी फोर्सेस हो, मगर हमें उन फोर्सेस से डर नहीं है, इसलिए कि हमें अपनी अवाम पे उम्मीद है, अपने अवाम पे नाज है, हमें नाज है पीपल्स पार्टी के वर्करों पे। आसिफ जरदारी ने कहा बिलावल कम उम्र तरीन वजीर आजम बनेगा, जो कुछ आता है वो बिलावल को सिखाना है। बिलावल भुट्टो और आसफा मुल्क को अजीम बनाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बेटे ने अल्हम्दुलिल्लाह पहला यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन के पूरे पाकिस्तान की इज्जत ऊपर कर दी, परचम ऊपर कर दिया। हर जगह वो गया, हर जगह उसकी शनाख्त थी। हर मौसम में, हर दौर में हमने बिलावल की सपोर्ट करनी है, उसकी हमने तरबियत करनी है, और जो हमें आता है वो उसको ट्रांसफर करना है। बिलावल को हमने यूथ का, आपका, आने वाले कल का लीडर बनाना है और उसको सपोर्ट करनी है। साबिक सदर बोले, मैंने पाकिस्तान के लिए ख्वाब देखा है, दुनिया के नक्शे पर एक अजीम मुल्क बनकर उभरेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अली शाह साहब, तज्ज़ियाकार बलूचिस्तान से। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त के लिए। इससे पहले हमने देखा कि जब वज़ीर-ए-आज़म बनना होता था तो पंजाब पर सबकी तवज्जो मरकूज़ हो जाती थी और कहा जाता था कि पंजाब जिसके हाथ में है वज़ारत उज़्मा की कुर्सी भी उसी के हाथ में होगी। लेकिन इस बार कुछ सिनेरियो डिफरेंट नज़र आ रहा है। बलूचिस्तान को इतना क्यों फोकस किया जा रहा है? क्या कोई कुंजी वहाँ पर है, कोई वहाँ पर फॉर्मूला है वज़ारत उज़्मा का? लगता तो यही है कि वज़ारत उज़्मा की कुंजी का वो है वो यहाँ बलूचिस्तान में है। ज़ाहिर है आपने देखा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ जब एक सिलसिला शुरू हुआ तो आपने देखा कि यहाँ पे नवाब सनाउल्लाह ज़हीरी जो थे वो मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आला थे, उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, जिसके नतीजे में मीर कुदूस बिजंजो जो है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हुए। उसके बाद फिर आपने ऐसा देखा कि मियां साहब या इस्लामाबाद में जो सूरत-ए-हाल थी वो यकीनन जो बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स थी उसका बराह रास्त असर रहा। बा पार्टी यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनी, काफी सेनेटर्स आए, तो मियां साहब की पोजीशन बलूचिस्तान से ही कमजोर हो गई। इब्तिदा यहाँ से हुआ। अब जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, देखे बाप बेटी मियां साहब और मरियम नवाज साहिबा वो आए थे, उन्होंने कोई जलसे से खिताब नहीं किया, बल्कि उन्होंने बहुत ज्यादा गेन किया। अब आप पूछेंगे कि कैसे गेन किया? जितने भी बलूचिस्तान के 80% जो इलेक्टेबल्स थे उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत का ऐलान किया। अब इसका बराह रास्त जो नुकसान हुआ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ। देखिए पीपल्स पार्टी ने जलसा जरूर किया, बड़ा जलसा किया, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास पीपल्स पार्टी के साथ वो इलेक्टेबल्स नहीं गए जो एमपीए मुंतखब होके आते हैं, जो एमएनएज मुंतखब होके आते हैं। जलसा बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं, मैंने खुद विजिट किया, लेकिन कहने का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी की वो पोजीशन नहीं बन सकी। अच्छा चलें, अगर शाह साहब अभी ग्राउंड रियलिटी की हम बात करें तो कौन सी पार्टी आपको लग रहा है बलूचिस्तान में एक्टिव तो दोनों है समहाउ, लेकिन पार्टी की पोजीशन किसकी वहाँ पर स्ट्रांग है? देखें, अगर वर्कर्स की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंपेरेटिवली अगर इन दो जमातों का हम मुवाजना करें तो पीपल्स पार्टी का वर्कर बलूचिस्तान के मखसूस इलाकों में मौजूद है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के साथ उनके पास ये एज है कि उनके पास एमपीएज और एमएनएज होंगे फ्यूचर में, यानी उनके पास इलेक्टेबल्स है। पीपल्स पार्टी ने अभी तक इस वोट बैंक को एमपीएज एमएनएज में कन्वर्ट नहीं किया है। अच्छा शाह साहब, कोई फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? थोड़ी अंदरूनी हमें स्टोरी बताइए कि पंजाब पर उस तरह से फोकस नहीं किया जा रहा और पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल भी पंजाब में नज़र नहीं आ रही है, लेकिन बलूचिस्तान सारी तवज्जो वहाँ पर मरकूज़ है। क्या नया कोई प्राइम मिनिस्टर वहाँ से आने वाला है या क्या इसके पीछे रीजंस हो सकती हैं? देखिए, एक जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर की बात है तो मेरे ख्याल में जनरल इलेक्शन के बाद बलूचिस्तान से प्राइम मिनिस्टर आने का इम्कान नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये है, यहाँ पर चूंकि जो सियासी सफबंदियां बलूचिस्तान में होती है, अब ये एक दहाई से हम देख रहे हैं, उन सफबंदियों का बराह रास्त असर जो है वो इस्लामाबाद पर होता है। तो यहाँ से कोई प्राइम मिनिस्टर की प्लानिंग तो नहीं है, लेकिन ये प्लानिंग जरूर है बलूचिस्तान की सियासी जमातें जिस तरफ भी जाएंगी। अब जाहिर है, मैं जब आपसे बात करूं इस वक्त
जितनी भी सियासी जमातें हैं, वो चाहे बलूच को परस्त है, चाहे पश्तून को परस्त है, चाहे मजहबी जमात यानी मौलाना फजल रहमान की जो जमात है JUIF, ये सारी जो है इनकी सपोर्ट मुस्लिम लीग नून के साथ है। तो लगता ऐसा है कि मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पे सबबंदी कर ली है और इस सबबंदी का बरह रास्त असर जो है प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन पे होगा, इस्लामाबाद पर होगा। बलूचिस्तान की जो सियासत है, छोटा सूबा, बड़ी खबरें, छोटा सूबा, प्लानिंग बहुत बड़े, इसका बरह रास्त असर जो है वो इस्लामाबाद पर होगा। तो शाह साहब, जो बाप पार्टी है उसके वहाँ पर क्या पोजीशन है? जिस तरह से हमने देखा आधी पार्टी नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर चुकी है, आधी पीपल्स पार्टी के साथ चली गई है, उनकी वहाँ पर अभी क्या स्टेटस है? देखिए, जो बाप पार्टी है वो तो जाहिर है उनसे कोई 60-70% लोग निकल के वो तो मुस्लिम लीग नून में चले गए हैं। इसी तरह कुछ पीपल्स पार्टी में भी कोई 10-15% चले गए हैं। लेकिन बाप पार्टी इस वक्त भी बरकरार है। यानी इस बलूचिस्तान की जाहिर 65 नशस्तें हैं सूबाई असम्बली की, उसमें ऐसा लग रहा है, हम जो कैलकुलेशन करते हैं कि 4-5 सूबाई असम्बली की और 1-2 कौमी असम्बली की नशस्तें बाप पार्टी की अब भी बलूचिस्तान में होंगी। अच्छा शाह साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र है बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स पर, वहाँ के जो हालात हैं उन पर। जो फरवरी में इलेक्शन होने वाले हैं 8 फरवरी को, कौन सी पार्टी आपको लग रहा है कि बलूचिस्तान में बरसर इक़्तिदार आएगी? देखिए, 2 सियासी जमातें, एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इसकी पोजीशन मजबूत लग रही है काफी, यानी 1 दर्जन से ज्यादा इलेक्टेबल जो है वो नून में जा चुके हैं। दूसरी तरफ जो है जमात उलमा इस्लाम फजलुर रहमान लोग, इनका भी पोजीशन मजबूत है। पहले JUIF जो थी वो बलूचिस्तान की जो पश्तून डोमिनेटेड एरिया से वहां पर उनका असर था, अब उन्होंने थोड़ा सा पेनिट्रेट किया। लेकिन शाह साहब, फजलुर रहमान साहब तो कह रहे हैं कि उनको इलेक्शन कैंपेन चलाने में बड़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है, सिक्योरिटी के भी इश्यूज हैं, तो क्या वाकई इसमें सदाकत है? वहाँ पे हैं इश्यूज ऐसे? देखिए, इश्यूज तो है। मौलाना साहब को आपको पता है कि 3 सबक साइड चेक हो चुके हैं, यहाँ क्वेश्चन भी हो चुका है। यकीनन साहब को या उनके जो कैंडिडेट जितने भी उनके, हाफिज अब्दुल्ला साहब को आपने देखा कि मुस्तकिल उन पे अटैक हुआ, सुसाइड अटैक हुआ, तो ये यानी इश्यूज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, तज्जियाकार हैं आप, बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक़ है और बलूचिस्तान के जो मामलात हैं बड़ी गहरी नज़र रखते हैं उन पर। जिस तरह से वो बता रहे थे कि अभी नून लीग, अगर हम बात करें ग्राउंड रियलिटीज़ की और फैक्ट्स एंड फिगर्स की, तो नून लीग इस वक्त वहाँ पर थोड़ी स्ट्रांग है, बिकॉज इलेक्टेबल्स उनके साथ हैं बाप पार्टी से। जिस तरह 70 से 80% लोग नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं और पीपल्स पार्टी में भी कुछ ने शमूलियत इख्तियार की है। तो बलूचिस्तान पर तमाम इस वक्त जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनकी तवज्जो तमाम तर बलूचिस्तान पर है। इंतखाबी उम्मीदवार और उनके नाम फाइनल करने के लिए नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नवाज शरीफ पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग की सदारत करेंगे। नवाज शरीफ तमाम उम्मीदवारों से खुद मुलाकातें भी करेंगे। 2 दिसंबर को सरगोदा, 3 दिसंबर को रावलपिंडी, 6 दिसंबर KPK, हुंजा और मालाकंड डिवीजन के उम्मीदवारों से वो मुलाकातें करेंगे, जबकि 7 दिसंबर को बलूचिस्तान, 8 दिसंबर को बहावलपुर और DG खान के उम्मीदवारों से भी मुलाकातें उनकी तय पाई हैं। 9 दिसंबर को मुल्तान, 11 दिसंबर साहिवाल, 12 दिसंबर फैसलाबाद, 13 दिसंबर को गुजरांवाला डिवीजन के उम्मीदवार उनसे मिलेंगे। 14 दिसंबर ज़िले लाहौर, शेखोपुरा, ननकाना के उम्मीदवारों से मुलाकातें की जाएंगी। कायद नून लीग 15 दिसंबर लाहौर, 16 दिसंबर को सिंध डिवीजन के उम्मीदवारों से मुलाकातें करेंगे। 18 दिसंबर को तमाम मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों से मुलाकात की जाएगी। तो ये शेड्यूल जारी किया गया है नवाज शरीफ की मुलाकातों का। वो उम्मीदवारों से मुलाकातें करेंगे जो इलेक्शंस में खड़े होंगे, जिन्हें टिकट्स दिया जाएगा, जो उम्मीदवार हैं पार्टी टिकट के लिए। तो तमाम तर मुलाकातें उनकी शेड्यूल हो चुकी हैं और बाकायदा तौर पर शेड्यूल जारी कर दिया गया है किस तारीख को वो किस सिटी जाएंगे और वहाँ के उम्मीदवारों से मुलाकातें करेंगे। तमाम तर शेड्यूल शेयर कर दिया गया है और वो हम आपको बता रहे हैं कि 19 दिसंबर को KPK की बाकी तमाम डिवीजन के उम्मीदवारों से भी वो मुलाकात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने हतमी हल्का बंदियों की अशात कर दी है। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों का ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ नई हल्का बंदियों के तहत कौमी असम्बली की कुल जनरल नशिस्तें 266 हैं। पंजाब में कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों की तादाद 141 है और सिंध में कौमी असम्बली की 61 नशिस्तें होंगी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 45 जनरल नशिस्तें हैं। बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों की तादाद 16 है और इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 जनरल नशिस्तें हैं। आपको तमाम तरह हमने सिचुएशन बताई कि किस सूबे में कितनी नशिस्तें होंगी कौमी असम्बली की।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में नई हल्का बंदियों की फहरिस्त भी जारी कर दी है। हतमी फहरिस्त जारी की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और जो मुल्क भर में नई हल्का बंदियाँ होंगी उसकी हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक मुल्क भर में सूबाई असम्बलियों की जनरल नशस्तों की तादाद 593 हो गई है। आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नई हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त के मुताबिक पंजाब में सूबाई असम्बली की जनरल नशस्तों की तादाद 297 है, सिंध में 130, खैबर पख्तूनख्वा में 115, बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली में जनरल नशस्तों की तादाद 51 होगी, जबकि लाहौर में पंजाब असम्बली की जनरल नशस्तों की तादाद 30, फैसलाबाद की 21, रावलपिंडी की 13, रहीम यार खान की 13। ये नशस्तों की तादाद हम आपको बता रहे हैं। और इसके साथ साथ इंतखाबी शेड्यूल कब जारी होगा, ये बड़ा सवाल है। सहाफ़ी ने जब ये सवाल किया तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि 8 फरवरी से पीछे 54 दिन का आप हिसाब लगा लें तो आपको पता चल जाएगा। मुस्कुराते हुए उन्होंने नो कमेंट्स का जवाब भी दे दिया। कहा कि बाकी सब कुछ अपने वक्त पर ही होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, बोले हम सब कुछ अपने वक्त से पहले कर रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल, आरओज़ और डीआरओज़ की तैनाती भी वक्त पर होगी। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी शबिया नकवी, डिटेल्स बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी जो गुफ्तगू हुई तो उसमें उनसे ये सवाल किया गया कि रात को जो हल्का बंदियाँ और रात को 12 बजे से कुछ मिनट पहले जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और उस पर जो वो काफ़ी मुतमईन नज़र आए, और जब उनसे बातचीत की गई तो कहा गया कि बाकी जो मामलात हैं, बाकी प्रोसेस जो है वो कब तक सामने आएगा। तो उनका यही कहना था कि हर चीज़ जो है अपने वक्त पे हो रही है और हमारी कोशिश है कि हम वक्त से थोड़ा पहले चीज़ें करें। जब आरओज़ और डीआरओज़ की तैनाती की बात हुई और उनसे पूछा गया कि ये अदलिया से लेंगे या ब्यूरोक्रेसी से, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए नो कमेंट्स कहा। ताहम उन्होंने ये कहा कि जब उनसे इंतखाबी शेड्यूल की बात की गई तो उन्होंने कहा कि 8 फरवरी से पीछे आप 54 दिन गिन लें तो इंतखाबी शेड्यूल भी अपने टाइम पे आएगा। जबकि इंतखाबी फहरिस्तों के हवाले से भी उनका यही कहना था कि हर चीज़ जो है वो अपने टाइम पर ही होगी और इससे हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं और हम इलेक्शन के किसी काम को भी पेंडिंग नहीं रखना चाहते। हमने जो कहा था 30 नवंबर को हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन जारी होगा, हतमी जो हल्का बंदियां वो सामने आएंगी, तो ये भी पूरा किया और बाकी भी जो चीज़ें हैं वो सारी जो है शेड्यूल के मुताबिक होंगी। जी ठीक है शबिया नकवी, सवाल से बताएगा जब सहाफ़ी ने सवाल किया तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो जवाब दिया वो क्या मुकालमा था, उस हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, जब सहाफ़ी ने सवाल किया कि आरओज़ और डीआरओ जो हैं वो अदलिया या ब्यूरोक्रेसी से लेंगे तो उन्होंने स्माइल पास की और उसके बाद उन्होंने कहा कि नो कमेंट्स। जबकि उससे पहले भी आज हमने वो देखा कि वो काफ़ी अच्छे मूड में थे, क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि जब चीफ बाहर निकलते हैं तो अमूमन वो बात नहीं करते हैं, लेकिन एक दो इससे पहले भी वो एक दफ़ा सहाफ़ियों से गैर रस्मी उनकी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने यही कहा कि हम दिन रात काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि चीज़ें अपने वक्त पर मुकम्मल हो जाएं। इलेक्शन का प्रोसेस जो है, अगर 8 फरवरी की तारीख दी गई है तो 8 फरवरी को ही इलेक्शन हो। और आज भी हमने यही देखा कि वो पुरसुकून थे। सहाफ़ी ने ये भी उनको कहा कि आप हमें जो है पुरसुकून नज़र आ रहे हैं हल्का बंदियों की जो नोटिफिकेशन है उसको जारी करने के बाद। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी टेंस नहीं हुआ, क्योंकि टेंशन में काम नहीं होता। एक आप टारगेट सेट करते हैं और फिर उसको अचीव करते हैं। तो जब हमने कहा था कि 30 नवंबर को हल्का बंदियाँ हो जाएंगी, हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त जो है वो सामने आएगी, तो हमने अपना वादा पूरा किया है। और इसी तरह हम बाकी जितना भी प्रोसेस है, चाहे वो इंतखाबी शेड्यूल है, इंतखाबी फहरिस्तें हैं, तो वो हम जो है। ठीक है शबिया, बहुत शुक्रिया आपका। कवर दिलशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अभी हमने देखा जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि हम सब कुछ जो टाइम फ्रेम है उससे पहले कर रहे हैं, तो इसमें कितनी सदाकत है? सदाकत नहीं, ये तो उनका इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का रोड मैप है। इलेक्शन के पाकिस्तान ने जो रोड मैप दिया था 17 अगस्त को, उसके मुताबिक वो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हल्का बंदियाँ भी हो गई हैं, इंतखाबी फरिश्ते भी तैयार हो गए हैं, रिटर्निंग ऑफिसरों की अपॉइंटमेंट भी हो रही है, और इसी तरह से जितने भी मामला होते हैं इलेक्शन के इससे पहले वो तमाम उन्होंने इस पर काम शुरू खत्म कर दिया है। तमाम मामला तय हो चुके हैं। इस लिहाज से 8 फरवरी को इंतखाबात का जो हतमी फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का तीनों का मुश्तरका एक मुआहदा है। मुआहदा नहीं बल्कि ये लाहे अमल भी नहीं है, बल्कि कानूनी जवाज़ के मुताबिक 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। और साथ ये भी कहा है कि जो इसका जो इंतखाबी शेड्यूल है
वो इलेक्शन जो हमारा सेक्शन 57 के मुताबिक वो ये 15-16 दिसंबर को जारी कर दिया जाएगा और उसके 54 डेज में इंतखाबात होने लाजमी हो जाते हैं शेड्यूल जारी होने के बाद। तो ये तो सारे मामला तय हो गए हैं। अब 22-23 दिसंबर को नॉमिनेशन पेपर लेने शुरू कर देंगे और सारी सियासी पार्टियों का जो है लाएमल जो है वो यही है कि तमाम अपनी पार्लिमानी बोर्ड तो जब सहाफ़ी ने सवाल किया कि शेड्यूल कब जारी होगा जो इलेक्शन का है, उस पर कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुरा दिए, तो उसमें अभी आपको क्या लग रहा है कि एग्जैक्ट कितने दिन पहले इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाएगा? 54 डेज पहले, 54 डेज पर अभी देख रहे हैं जो हमारे हिसाब से बनता है 15 दिसंबर, वो इसलिए ऐसे कि वो 15-16 दिसंबर बनता है ना, ये 54 डेज आप 8 फरवरी में से 54 डेज आप इसको माइनस करेंगे तो वो 15-16 दिसंबर ही आता है और तब तक जारी कर दिया जाएगा इलेक्शन शेड्यूल। जी हाँ, इसलिए कि 8 फरवरी डेट मुकर्रर हो गई है, तारीख जब मुकर्रर हो जाए तो उसमें से रद्दो-बदल अब करना नामुमकिन है। उसकी बैक पर सुप्रीम कोर्ट खड़ी है। यानी कल जिस तरह से हल्का बंदियां भी उसकी फहरिस्त भी आ गई है, जो सारे अभाम थे, जिस तरह से कहा जा रहा था कि शायद 8 फरवरी को भी इलेक्शन उससे आगे चले जाएं, कुछ पार्टी सर्दियों का बहाना भी बना रही थी कि वोटर टर्नआउट बड़ा कम होता है, और जैसे एक सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर की गई है जिस पर कहा जा रहा है कि कल ही आपसे ही हम बात कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने ये एलिगेशन लगाई कि वहाँ पर सिक्योरिटी के मामला बड़े ख़राब हैं तो वोटर टर्नआउट बहुत कम होगा। यानी तमाम अभाम अब दूर होते नज़र आ रहे हैं और फाइनली 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई गई है, सुप्रीम कोर्ट खुद उसमें उन्होंने शामिल है 8 फरवरी की डेट मुकर्रर करने में। अब जो दरखास्तें की गई है जाहिर है एक किस्म का वो देख लेंगे, गौर कर लेंगे, मसरत कर देंगे। मसरत करने का जवाब बनता है ना, मसरत करना का जवाब है कि 8 फरवरी के इलेक्शन को कोई चैलेंज तो नहीं कर सकता। यानी कमर साहब अभी तक जो भी इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं फ्री एंड फेयर हो रहा है और बिल्कुल शेड्यूल के मुताबिक हो रही है सब चीजें, हर चीज मुकम्मल। मैं ये भी अर्ज कर जाऊं कि ये जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में किसी किस्म की करप्ट प्रैक्टिस का सवाल ही नहीं पैदा होता। तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उन्हें एहसास है कि अगर हमने कोई करप्ट प्रैक्टिस की तो हमारा मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। वो कह रहे हैं कि जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है उनकी मौजूदगी में करप्ट प्रैक्टिसेस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने जा रहे हैं। 54 दिन का हिसाब लगाएं तो 15 से 16 दिसंबर तक इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। पंजाब की निगरान हुकूमत ने आम इंतखाबात के लिए तैयारियों का बाकायदा आगाज़ शुरू कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने सेक्रेटरी बल्दियात को आम इंतखाबात के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को आगाह भी इस हवाले से कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे गौहर अली हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। एक बार फिर आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने आम इंतखाबात के लिए तैयारियों का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। पंजाब की निगरान हुकूमत ने आम इंतखाबात के लिए तैयारियों का बाकायदा आगाज़ शुरू कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने सेक्रेटरी बल्दियात को आम इंतखाबात के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करके इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से आगाह भी कर दिया है। तो पंजाब की निगरान हुकूमत भी इस हवाले से एक्टिव दिखाई दे रही है और आम इंतखाबात के लिए तैयारियों का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। उनकी जानिब से गौहर अली हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। गौहर अली बताइएगा, निगरान जो पंजाब हुकूमत है उनकी जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं और तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं इलेक्शन की? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हुकूमत पंजाब ने आम इंतखाबात की तैयारियों का बाकायदा आगाज कर दिया है और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया है। कई रोज ये कबल फैसला किया गया था सेक्रेटरी बल्दियात जो है वो फोकल पर्सन होंगे और अब इस फैसले पे अमल दरामद कर दिया गया है और बाकायदा इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मेरी सेक्रेटरी फिनांस मुजाहिद शेरदिल से जब कल बात हुई थी कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर के लिए कितनी रकम मुख्तस की गई है, तो उन्होंने कहा था कि अभी तक तो किसी महकमे ने उनसे रकम का मुतालबा नहीं किया, लेकिन जितनी रकम महकमा दाखिला पंजाब पुलिस ट्रांसपोर्टेशन के लिए तलब की जाएगी वो रकम फराहम कर दी जाएगी। आज फिर मेरी मुजाहिद शेरदिल से इस हवाले से बात हुई तो वो कुछ थे, एक तो उनका कैश मैनेजमेंट फंड जो है वो कायम कर दिया गया, दूसरा वो कह रहे थे कि जितनी रकम तलब की जाएगी उसके लिए देने को तैयार है। तो हुकूमत पंजाब इंतखाबात के लिए तैयार है और हमें ये यकीन रखना चाहिए कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने भी चंद रोज कबल एक इजलास मुनक्किद किया था जिसमें आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से इंतजाम को हमने हतमी कर देने की हिदायत की थी। तो इस वक्त डिप्टी
डिप्टी कमिश्नर भी हम मुतहरिक हैं, कमिश्नर मुतहरिक हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, DPO, RPO जो है इंतखाबात के हवाले से मुतहरिक है। और हमें यकीन है कि चंद रोज तक जो महकमा दाखिला का इंटरनल सिक्योरिटी विंग है वो भी बाकायदा जो है वो मुतहरिक हो जाएगा, क्योंकि उसकी अहम जिम्मेदारी है, उसने लॉ एंड ऑर्डर को देखना है। तो आम इंतखाबात जो है एक बहुत बड़ी मशक होती है, ये इसमें तमाम महकमों की कोऑर्डिनेशन, उनकी कारकर्दगी, एक दूसरे के हम पल्ला होना जरूरी है। तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब जमान जो है वो इस हवाले से मुतहरिक है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौहर अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक। अब कुछ बात करें गजा बरबरियत के हवाले से, तो इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी खत्म होते ही सहूनी फोर्सेस ने एक बार फिर बमबारी शुरू कर दी है। गजा में धमाकों और फायरिंग की आवाज़ें, हमास की जानिब से भी इसराइल पर मिसाइल दागे गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने हमास पर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा दिया है। उधर जंग बंदी में मज़ीद तोसी के लिए कोशिशें भी जारी हैं। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी कहते हैं कि क़तर और मिस्र के साथ जंग बंदी में तोसी की कोशिशें जारी रखेंगे। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 7 दिन जंग बंद रही। हमास ने मुआहदे के मुताबिक छठे रोज़ 10 इसराइलियों समेत 16 यरगमाली रिहा किए। बदले में इसराइली जेलों से 30 फ़लस्तीनियों की रिहाई अमल में आई। जंगबंदी के दौरान 101 यरगमालियों के बदले 210 फ़लस्तीनी रिहा किए गए। कतरी वजारत ख़ारजा के मुताबिक इसराइली जेलों से मज़ीद फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। तो 30 फ़लस्तीनियों की रिहाई अमल में आई है। 101 यरगमालियों के बदले 210 फ़लस्तीनियों को रिहा किया गया है। कतरी वजारत ख़ारजा की जानिब से बताया गया है कि मज़ीद फ़लस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया जाएगा। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 7 दिन तक जंग बंदी रही और छठे रोज़ 10 इसराइलियों को रिहा कर दिया गया। इसके अलावा 101 यरगमालियों के बदले 210 फ़लस्तीनी रिहा किए गए। इसराइली जेलों से मज़ीद फ़लस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया जाएगा। 7 दिन तक जंग बंदी रही है इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान। है उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आकिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आकिल साहब, एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जो यरगमाली हैं उनके साथ बड़ा बुरा सलूक किया गया, जिस पर आपको याद होगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी इस पर बात की थी और हालांकि इसमें कोई सदाकत नहीं थी। और अब इस तरह की जो वीडियोस सामने आती हैं, जिस तरह गर्म जोशी से यरगमाली उनको अल्लाह हाफ़िज़ बोल रहे हैं और अच्छे से उनको गुड बाय कर रहे हैं, तो ये जो एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा था, ये वीडियोस तो उस प्रोपेगेंडे की नफ़ी करती हैं। जी देखिए, ये तो इस कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल में इस तरह का प्रोपेगेंडा इस्तेमाल होता है और मेरे ख्याल में ज़्यादा कंसर्न ये था कि उसमें बहुत छोटे बच्चे भी इन यरगमालियों में शामिल थे, तो उसकी वजह से ये बातें की जा रही थी। और अभी आपने भी सुना होगा कि 2 बच्चे जो हैं और उनकी वालदा जो थी वो भी इस इजरायली अटैक्स में वो भी मारे गए थे। तो ये जंगों में ये इस तरह की प्रोपेगेंडा चलते रहते हैं, तो ये मेरे ख्याल में। अच्छा आकिल साहब, 7 दिन की जंग बंदी रही और यरगमालियों को भी रिहा किया गया, फ़लस्तीनी जो कैदी थे उनको भी रिहा किया गया, लेकिन इसका ये टेम्परेरी हल तो इसे कहा जा सकता है। अब दोबारा से बमबारी शुरू कर दी गई है 7 दिन की जंग बंदी के बाद, इसका कोई परमानेंट हल नहीं है। और कतरी तो सालसे का किरदार अदा कर ही रहा है, बाकी कोई और कंट्री बीच में नहीं आ रहा है। जी देखिए, वो चूँकि कतर में हमास की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है कतर में बेस्ड है, तो वो उन्हीं के जरिए बातचीत की जा रही है और यकीनन इसमें सऊदी अरब और मिस्र भी जो है वो भी पीछे से वो इसमें उनका भी किरदार है। और आपने भी देखा होगा कि अभी काफ़ी जो है एक जो है तकरीबन 180 के करीब ट्रक रोजाना जो है वो गजा में गए पिछले 6-7 दिनों में। तो मुझे लगता है ये है कि ये चूँकि कैदियों की रिहाई पे कुछ थोड़े से डिसएग्रीमेंट हैं। हमास जिन लोगों को रिहा करवाना चाहते हैं वो इजराइल जो है उनको भी जेलों में रखना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल इस सिलसिले में बातचीत हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये 1-8 दिन बाद दोबारा ये सीज फायर शुरू हो जाएगा, जब इजराइल जो है वो जो डिमांड हमास की है उनके उसके अगर रजामंद हो गए, तो मुझे लगता है कि ये वो होगा कि 1-2 दिनों बाद दोबारा सीज फायर शुरू होगा। हम भी उम्मीद करते हैं कि ये इस तरह की खबरों में मतलब वहाँ पर जिस तरह से जंगबंदी की खबरें थीं और मज़ीद भी कोई सेटलमेंट हो जाए। लेकिन आकिल साहब, पोप फ्रांसिस ने जिस तरह से जो स्टेटमेंट दी कि इसराइल जो कर रहा है, जो उसकी कार्रवाई है वो दहशत गर्दाना कार्रवाई हैं,
इस तरह के स्टेटमेंट्स के बाद और अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं, अब इसराइल के अंदर से लोग नेतन्याहू के खिलाफ आवाज़ें उठा रहे हैं। इस तरह की जब खबरें आएंगी या इस तरह की जब स्टेटमेंट्स आएंगी तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा वेस्ट पर, और क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि इसराइल स्टेप बैक कर जाए वेरी सून? जी देखिए, ये जो पब्लिक ओपिनियन है और बहुत सारे ममालिक हैं जिनकी तरफ से ये प्रेशर आ रहा है कि बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज हो गई हैं और बहुत इससे ज़्यादा और आप किसी जगह को कितना तबाह कर सकते हैं। तो जो कुछ होना था वो हो चुका। इसराइल ने फिलिस्तीनियों को मारा, हमास ने इसराइल पे अटैक किया, उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड को सबोटाज कर दिया। तो मेरे ख्याल में दोनों जो साइड हैं उन्होंने अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं वो कुछ हद तक अचीव कर लिए। तो अब मेरे ख्याल में ये सिर्फ जो है ये वक्त की बात है। मुझे लगता है कि 2-3 दिनों में दोबारा सीज फायर होगा और दोबारा जो है एक्सचेंज उनकी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये आप दुरुस्त कह रही हैं कि इस तरह का पब्लिक प्रेशर जो है वो इसराइल से भी पड़ रहा है। पब्लिक प्रेशर है इसराइल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आकिल नदीम, साबिक सिफारतकार, हमारे साथ मौजूद थे। और अब इसराइल के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगी हैं और इवन वेस्ट मीडिया भी इसको उठा रहा है। अब पॉप फ्रांसिस के जो बयान की हम बात कर रहे हैं कि इसराइली हमलों को उन्होंने दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करार दे दी है, तो यकीनन इसका भी इम्पैक्ट होगा। अब कुछ सियासत की बात करें तो चेयरमैन पीटीआई और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ रेफरेंसेस भी दायर हैं। 190 मिलियन पाउंड का रेफरेंस है। चेयरमैन पीटीआई के अलावा बुशरा बीबी, फराह गोगी और दीगर भी शामिल हैं। नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर रेफरेंस में कुल 8 मुल्ज़िमान के नाम शामिल हैं। एहतसाब अदालत रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो केसेस की हम बात करें, चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के जो केसेस हैं रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई के अलावा बुशरा बीबी और फराह गोगी और दीगर को भी अब शामिल कर दिया गया है। नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर रेफरेंस में कुल 8 मुल्ज़िमान के नाम शामिल किए गए हैं। एहतसाब अदालत रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई के अलावा बुशरा बीबी, फराह गोगी और दीगर को शामिल कर लिया गया है। रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई के अलावा बुशरा बीबी, फराह गोगी और दीगर शामिल हैं। आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी आदिल अब्बासी। देखिए, एहतसाब अदालत में आज 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ रेफरेंस जो है बाकायदा दायर कर दिया गया है। रेफरेंस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के अलावा बुशरा बीबी और फराह गोगी को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा शहजाद अकबर, बैरिस्टर ज़ियाउल मुस्तफ़ा, मलिक रियाज और अली रियाज और जुल्फी बुखारी का नाम भी मुल्ज़िमान में शामिल किया गया है। नैब की जानिब से ये 8 मुल्ज़िमान शामिल किए गए हैं इस रेफरेंस में। ये रेफरेंस जो है बाकायदा डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम के हमरा रेफरेंस जो है बाकायदा दायर किया है। एहतसाब अदालत रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल जो है शुरू कर दी है। जी, रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। आदिल अब्बासी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन पीटीआई और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस दायर कर दिया गया है और रेफरेंस में दीगर को भी शामिल कर लिया गया है, जिसमें बुशरा बीबी और फराह गोगी भी शामिल होंगी। कुल 8 मुल्ज़िमान के नाम अब इस रेफरेंस में शामिल कर लिए गए हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस दायर किया गया है दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ। स्मोक की कुछ बात करें तो स्मोक के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने हफ्ते को तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोक का इजलास हुआ, जिसमें स्मोक की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा भी लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा है कि तालीमी इदारे हफ्ते को बंद रहेंगे, जबकि मार्केट्स, बाजार और कारोबारी इदारे कल और परसों मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स और दीगर बिजनेस हाउसेस भी मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। 18 दिसंबर से पंजाब के तालीमी इदारों में मौसमी सरमा की तातीलात होंगी। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि टायर जलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ भी बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जारी रखी जाएगी। एक बार फिर आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि हफ्ते को तालीमी इदारे बंद रखे जाएंगे। इसके साथ साथ दीगर जो कारोबारी मराकज़ हैं वो मामूल के मुताबिक खुलेंगे। स्मोक के तदारुक के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट कुछ इक़दाम भी कर रही है और हफ्ते को तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला कर लिया गया है।
तो ये खबर हमने आपको दी स्मोक के पेश नज़र जो पंजाब गवर्नमेंट इकदाम कर रही है, इस हवाले से हम आपको बता चुके हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने आज जुम्मे के रोज़ स्कूल खुलने की इजाज़त दी थी और कल हफ्ते के रोज़ अब स्कूल बंद रखने का कहा गया है। पंजाब की निगरान हुकूमत बहुत एक्टिव दिखाई दे रही है स्मोक के हवाले से, और एक बारिश के बाद स्मोक की सूरत हाल में कदरे बेहतरी आई थी, लेकिन फिर से जो माहिर माहौलियात हैं वो इस हवाले से कहते हैं कि स्मोक एक बारिश से स्मोक का ख़ात्मा मुमकिन नहीं है, मुसलसल बारिशों से ही स्मोक को ख़त्म किया जा सकता है। और ये भी कि एक बारिश से स्मोक AQI इंडेक्स में कुछ बेहतरी आई थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आज फिर से स्मोक ने दोबारा से सर उठाना शुरू कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने कहा है कि सूबे में स्मोक से निपटने के लिए मसनूई बारिश के 2 मंसूबे ज़ेर गौर हैं और मोटरसाइकिल रिक्शों पर पाबंदी आयद करने का फ़ैसला भी किया गया है। इसके साथ साथ लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने कहा है कि स्मोक की वजूहात का तफसीली जायज़ा लेना होगा। इस पर काबू पाने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सूबे में स्मोक से निपटने के लिए मसनूई बारिश के 2 मंसूबे ज़ेर गौर हैं। वर्ल्ड बैंक हुकाम मसनूई बारिश के मंसूबों से मुत्तफ़िक नहीं हैं, ताहम मसनूई बारिश के 2 मंसूबे ज़ेर गौर हैं। पंजाब में स्मोक से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत का मोटरसाइकिल रिक्शे बंद करने का फैसला मुतवक्के है। लाहौर में बड़ी तादाद में शहरी इस सवारी का सफ़र करते हैं, जबकि हज़ारों अफराद का रोज़गार भी इसी से वाबस्ता है। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ुहैब हसन काज़मी से, जो इस वक्त ठोकर न्याज बेग में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, स्मोक की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से चिंची रिक्शों के खिलाफ ऑपरेशन करने की रही है ताकि स्मोक में कमी वाक़या हो सके। चिंची रिक्शे का इंतखाब क्यों किया जाता है ये जानेंगे यहाँ पर जो बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चिंची रिक्शे की सवारी का इंतखाब क्यों किया जाता है? सस्ती है और बंदा इजीली चला जाता है। जो यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर हैं उनसे भी जानेंगे। अच्छा, ये बात हुकूमत की जानिब से चिंची रिक्शों को जो है वो बंद करने का कहा जा रहा है ताकि पोल्यूशन में कमी वाक़या हो सके, माहौलियाती आलूदगी कम हो सके, स्मोक कम हो सके। जी जनाब, पहले तो असी रेहड़ी लाई सी फलां वाली, और रेहड़ी चुक के लै गए ने। हुण जो उन्होंने वेच के तो असी रचका पाया तो फिर भी बंद करा दो, फिर गौरमेंट साडा खर्चा चुके ना, फिर गल तो फिर इंज ही हो सकती। बात यह है कि जो एक तबका खास चिंची चलाता है, जो मजदूर तबका है, उनका कहना है कि मैं पहले एक रेहड़ी बांध था वो ख़त्म की, उसके बाद अगर सवारियों से बात की जाए तो उनका कहना है चिंची एक सस्ती सवारी है जिसकी वजह से इससे इंतखाब किया जाता है। ताहम अगर इसको बंद किया जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का जो रोज़गार इससे वाबस्ता है वो कहाँ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। ज़ुहैब हसन काज़मी में अपडेट कर रहे थे। पंजाब हुकूमत ने स्मोक के बाइस सूबे भर में मोटरसाइकिल रिक्शे बंद करने का फैसला कर लिया है। मुल्तान में 2000 से ज़ायद मोटरसाइकिल रिक्शों पर हज़ारों मुसाफिर रोज़ाना सफ़र करते हैं। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि रिक्शे बंद होने से उनके बच्चे फाकों से मर जाएंगे। मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे गौहर रहमान शेख से। जी, पंजाब हुकूमत का स्मोक के तदारुक के लिए में चलने वाले चिंची रिक्शों को बंद करने का फैसला सामने आया है, और इस बड़े फैसले से मुल्तान शहर की अगर बात की जाए तो 2000 चिंची रिक्शे यहाँ पर चला करते हैं जो शहरियों को सफरी सहूलत मुहैया किया करते हैं। चिंची रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं इस फैसले के हवाले से। जी, क्या कहेंगे, हुकूमत जो है चिंची रिक्शों को बंद करने जा रही है? नहीं जी, इनको ये नहीं करना चाहिए। हम गरीब लोग हैं, इस पे रोज़ी करते हैं और काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, और इससे काफ़ी हद तक तकरीबन कोई 8-10 हज़ार रिक्शा इस मुल्तान में चलता है। अगर डॉक्टर एजाज माहिर माहौलियात हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जो ये इक़दाम करिए गवर्नमेंट के रिक्शों पर पाबंदी लगा दी जाएगी, मोटरसाइकिल रिक्शों पर भी पाबंदी लग जाएगी, तो क्या आपको लग रहा है ये इक़दाम ज़रूरी हैं स्मोक के तदारुक के लिए? स्मोक के जो इश्यूज हैं उसकी एक रीज़न जो है वो जाहिर है जो गाड़ी से धुआं निकलता है वो है, तो ये उस हवाले से तो ये अच्छा कदम है, लेकिन ये इसकी बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड जो है वो इसके साथ अटैच है। रोजगार आई एम सॉरी डॉक्टर एजाज साहब, मैं आपको यहीं पर कट कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ ये एक खाली रीज़न नहीं है मोटरसाइकिल रिक्शा या जो गाड़ियों से धुएं निकलते हैं, उसके अलावा फैक्ट्रीज के जो वेस्ट को जलाया जाता है, फसलों की बाकियात को जलाया जाता है, उस तरफ गवर्नमेंट बिल्कुल कोई इकदाम नहीं कर रही है और लोगों के रोजगार पे उनको बंद करने पे तुली हुई है। जी जी, मैं यही कह रहा था कि जो बेसिक जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है ना पूरा का पूरा, वो उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो तकरीबन 60 to 70% है इस स्मॉग के इशू में।
अब जो सबसे इजी टारगेट जो है वो उनको वो रिक्शे वालों को पकड़ना जो है वो मिला है, तो उस लिहाज से तो मैं इसको जो है सपोर्ट नहीं करता। मैं समझता हूँ कि इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो देखना चाहिए। ये एक टेम्परेरी आपने वो कर दिया और उसके बाद जो है वो लोग जो है वो सड़कों पे आ जाएंगे और मसले मसाइल जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो ये हल जरूर है, लेकिन ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म हल है और उसको पहले से ये देखना चाहिए कि ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है। उन रिक्शे वाले जो बेरोजगार होंगे उनके लिए क्या रोजगार है, क्या नहीं है, रिक्शे का जो धुआं निकलता है उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। बहुत सारे इलेक्ट्रिक रिक्शास जो हैं वो इस वक्त जो है इंट्रोड्यूस कराए जा सकते हैं। तो जो आसान तरीका है उसको ना देखें, ये देखें जो मौसर तरीका जो है वो कौन सा है इसको बेहतर करने का। अच्छा डॉक्टर एजाज साहब, जिस तरह से निगरान सेटअप है पंजाब गवर्नमेंट में, आपको ये पता है, लेकिन और ये लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता इस तरह का सेटअप, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस निगरान सेटअप से कि ये कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए? बिकॉज हमें एवरी ईयर ये अक्टूबर नवंबर में हमें स्मोक फेस करनी पड़ती है, तो इस साल अगर ऐसे क्या है पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए कि नेक्स्ट ईयर हमें स्मोक का सामना कम करना पड़े। देखिए 2017 में एक पॉलिसी बनी थी और वो बहुत मौसर पॉलिसी थी। अगर उसके ऊपर ही अमल कर लिया जाए तो असल में हमारे मसला ये है कि जो है हम ये 2 महीने जब स्मोक के सीजन शुरू होता है तो उसके ऊपर एकदम जो है वो इमरजेंसी लगा देते हैं और बाकी 10 महीने आराम से बैठे रहते हैं, जबकि ये सारा मसला पूरे साल का ये मसला है। तो उसके लिए सोल्यूशन भी हमें जो है उसी हवाले से देखने की जरूरत है। ठीक है, जब ये जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाज हमारे साथ मौजूद थे, माहिर माहौलियात हैं। और जो गवर्नमेंट इकदाम कर रही है वो लॉन्ग टर्म नहीं है, वो टेम्परेरी हैं और उससे लोगों के रोज़गार पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ सकता है। जहां इकदाम करने की ज़रूरत है वहाँ पर अभी तक कोई एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ वापस आएंगे। हेडलाइंस आपने जानी। खबर यह है कि इंतखाबी शेड्यूल कब जारी होगा। सहाफ़ी ने यह सवाल किया जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि 8 फरवरी से पीछे आप खुद 54 दिन का हिसाब लगा लें। आरओज़ और डीआरओज़ अदलिया या ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक सवाल पर मुस्कुराते हुए नो कमेंट्स का जवाब दे दिया। कहा कि हल्का बंदियां शाया हो चुकी हैं, बाकी सब कुछ अपने वक्त पर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू, बोले हम सब कुछ अपने वक्त से पहले कर रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल आरओज़ और डीआरओज़ की तैनाती भी वक्त पर होगी। एक बार फिर आपको बताएं कि इंतखाबी शेड्यूल कब जारी होगा। सहाफ़ी ने यह सवाल किया जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि 8 फरवरी से पीछे 54 दिन का हिसाब लगा लें। आरओज़ और डीआरओज़ अदलिया या ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक सवाल पर मुस्कुरा दिए और कहा कि बाकी सब कुछ अपने वक्त पर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सहाफ़ी को ये जवाब दिया और कहा कि 54 दिन के हिसाब से आप हिसाब लगा लें तो इलेक्शन शेड्यूल भी जारी हो जाएगा। सहाफ़ी ने जब सवाल किया कि इलेक्शन शेड्यूल कब जारी होगा, उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये जवाब दिया। आरओज़ और डीआरओज़ अदलिया या ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक सवाल पर मुस्कुराते हुए नो कमेंट्स का जवाब दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने हतमी हल्का बंदियों की इशाअत कर दी है। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों का ऐलान किया गया है। नई हल्का बंदियों के तहत कौमी असम्बली की कुल जनरल नशिस्तें 266 हैं। पंजाब में कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों की तादाद 141 है। सिंध में कौमी असम्बली की 61 नशिस्तें होंगी। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 45 जनरल नशिस्तें हैं। बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों की तादाद 16 है। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 जनरल नशिस्तें हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में नई हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी है, जिसके मुताबिक मुल्क भर में सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों की तादाद 593 होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नई हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त के मुताबिक पंजाब में सूबाई असम्बली की जनरल नशिस्तों की तादाद 297, सिंध में 130, खैबर पख्तूनख्वा में 115 और बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 51 होगी। लाहौर में पंजाब असम्बली की जनरल नशिस्तों की तादाद 30, फैसलाबाद की 21, रावलपिंडी की 13, रहीम यार खान की 13, मुल्तान की 12 और गुजरांवाला की जनरल नशिस्तों की तादाद 12 होगी। इसी तरह इसी पे बात कर लेते हैं। अहमद बिलाल महबूब हमारे साथ मौजूद हैं, सरबरा पिल डॉट। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए बिलाल साहब।
इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आज का बयान भी आपने सुना होगा, और जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि 15-16 दिसंबर तक प्रॉपर इलेक्शन शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा, यानी फाइनली हम इलेक्शंस में जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, मुझे तो पहले भी कोई शक नहीं था कि अब के जो 8 फरवरी का तारीख है वो हतमी तारीख है और उस पर इलेक्शन हो जाएंगे। मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे मुझे यकीन था। तो अब ये हल्का बंदियाँ भी मुकम्मल हो गई हैं और इलेक्शन का प्रोग्राम भी अगले 2-1 हफ्ते में आ जाएगा, तो इससे मजीद ये यकीन मजबूत हो जाता है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को। जी अच्छा, अहमद बिलाल महमूद साहब, यानी जो एक चहमगोइयाँ थीं और ख़बरें थीं कि जिस तरह से पार्टीज़ भी उस तरह से एक्टिव दिखाई नहीं दे रही थी अभी तक, अगर हम लास्ट इलेक्शन में देखें 2018 में, तो 6 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो गई थीं। आप ये नहीं समझते कि इस बार थोड़ा सा लेट तैयारियां स्टार्ट हुई हैं और बाद में ये भी जमातों को एक एज मिल जाता है या फिर एक बहाना कि हमें बहुत कम वक्त दिया गया इलेक्शंस में जाने के लिए? नहीं, किसी पार्टी के ऊपर ये पाबंदी तो नहीं थी कि वो 6 महीने पहले कोई तैयारियां करना चाहे तो वो कर ले, और अब भी कर सकते थे और की हैं कई पार्टियों ने तैयारियां। लेकिन जो असल तैयारी गहमा गहमी आपको मैदान में नजर आती है वो उस वक्त होती है जब प्रोग्राम अनाउंस होता है। उस वक्त फिर उम्मीदवारों के नॉमिनेशन फॉर्म्स जमा होते हैं और फिर जिन उम्मीदवारों के नॉमिनेशन फॉर्म्स एक्सेप्ट हो जाते हैं वो कैंपेन चलाते हैं, तो रौनक उसी वक्त पैदा होती है। इससे पहले कुछ भी नहीं होता। उससे पहले तो ड्राइंग रूमों के अंदर, ऑफिस के अंदर बैठ के काम हो रहा होता है और वो इस वक्त भी हो रहा है। अच्छा, अब अहमद साहब, बलूचिस्तान की हम बात करें, जब कल जो नई हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी किया गया है तो बलूचिस्तान में 3 अजला को उन्होंने कंबाइन करके एक MNA की सीट बनाई है, और यहाँ हमने ये भी देखा है कि एक MNA एक अपने अजला को, ज़िले को उस तरह से प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं, उस तरह से वो टाइम नहीं दे पाते हैं, तो 3 अजला का काम एक MNA के लिए, ये आपको लगता है कि ये सही है? देखिए, ये मजबूरी है उस निज़ाम की जो हमारे यहाँ मौजूद है, और मैं उस निज़ाम को गलत भी नहीं कह सकता। वो ये है कि कौमी असम्बली की नशिस्तें आबादी की बुनियाद पे होती हैं, यानी एरिया की बुनियाद पे नहीं होती। तो बलूचिस्तान की अनफॉर्चुनेटली एक प्रॉब्लम ये है कि वो एरिया तो बहुत बड़ा है लेकिन आबादी बहुत कम है। तो अब उस आबादी के लिए जिसके लिए एक नशिस्त को क्वालिफाई कर सके वो बाज़ एक डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल नहीं होती, तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट्स को कंबाइन करना पड़ता है। तो ये आप सही फरमा रही हैं कि उसमें उम्मीदवार को बड़ी मुश्किल होगी, बहुत फासला तय करना पड़ेगा, उसका खर्च भी ज़्यादा होगा। इसलिए मेरे ख्याल में इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि कानून में ऐसी तरमीम की जाए कि जो बड़े एरियाज वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें इलेक्शन लड़ने वालों की इलेक्शन स्पेंडिंग लिमिट को भी चेंज कर दिया जाए। ये तो हो सकता है, लेकिन आप कौमी असम्बली ऐवान ज़ेरी जो पॉपुलर हाउस है वो हमेशा आबादी की बुनियाद पर होता है, तो उसमें तो कोई तरमीम हो नहीं सकती। सही, तरमीम नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे, सरबरा पिलदौर। और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि 3 अजला जो कंबाइन किया गया है एक MNA के लिए, वो उसमें थोड़ी चैलेंजिंग्स भी होंगी। तो नई हल्का बंदियों के हवाले से जो कल नया शेड्यूल जारी हुआ है उस पर बातचीत भी हो रही है, और आज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बात की, उन्होंने कहा है कि हर चीज़ अपने वक्त पर होगी और बल्कि वक्त से पहले ही होगी। और 54 दिन का अगर हिसाब लगाएं तो 15 से 16 दिसंबर तक इलेक्शन शेड्यूल भी हमारे सामने आ जाएगा, जिस पर मजीद डिस्कशन करेंगे। कुछ सियासत की बात करें तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कल कोयटा में उन्होंने यौम तासीस के जलसे से खिताब भी किया। वो ये कह रहे हैं कि बताया जा रहा है कि 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले 4थी बार आवाम को मुश्किलात से निकालेंगे। मेरा ये एतराज़ बिल्कुल नहीं है कि ये बुज़ुर्ग बन चुके हैं। आज भी उन्होंने ये खिताब किया है, कल भी उन्होंने तनकीद की थी नाम लिए बगैर, और आज भी उन्होंने नाम लिए बगैर तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि मैं जानता हूं पाकिस्तान में इलेक्शन किस तरह से होते हैं, ये भी जानता हूं कि जब नौजवान फैसला कर लें तो कोई उसकी ताकत को रोक नहीं सकता। मुल्क की किस्मत 2 अफराद के हवाले ना करें। फरवरी 8 पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं। हमें बताया जा रहा है कि जो 3 दफा वजीर आजम बना वो 4था बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। दूसरी तरफ हमें बताया जाए कि एक दूसरा शख्स जो खुद चंद साल पहले वजीर आजम
रह चुका है जिसने कहा था कि जो हजारा में अपने जो एहतजाज कर रहे थे वो ब्लैकमेलर्स थे, 70 साल का नौजवान का लीडर, कि यही मुल्क के, पाकिस्तान के, बलूचिस्तान के आपके ऑप्शंस हैं। और मेरा ये एतराज तो बिल्कुल नहीं कि ये बुजुर्ग बन चुके हैं, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बुजुर्ग होके एक नया सियासत, एक नया सिमत इस मुल्क के लिए छा सकते हो और वही पुराने सियासत से दिलचस्पी रख सकते हो। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान के इलेक्शंस कैसे होते हैं, मगर मैं ये भी जानता हूं कि पाकिस्तान के अवाम जब जाग जाते हैं, जब फैसला ले लेते हैं, तो फिर दुनिया में कोई ताकत नहीं। बिलावल कम उम्र तरीन वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। कोयटा में जलसे से खिताब करते हुए आसिफ अली ज़रदारी ने बातचीत भी की। कल यौम तासीस था और कुछ नए हिंट भी दिए। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्तों में बिलावल भुट्टो जो यूथ है उनका लीडर होगा और किसी खिलाड़ी को आगे आने नहीं दिया जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल, क्या कहेंगे कल का जो जलसा था यौम तासीस का और आज भी बिलावल भुट्टो ने गुफ्तगू की है, नाम लिए बगैर तनकीद कर रहे हैं, किस मोड में हैं और क्या वाकई आगे लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कोई बातचीत नहीं हो सकती या मखलूत हुकूमत की तरफ कोई इशारा उन्होंने दिया हो? देखिए, इस वक्त बलूचिस्तान फोकस है दोनों बड़ी जमातों का। जो इलेक्टेबल्स का बड़ा शेयर था वो तो मुस्लिम लीग नून पहले ही समेट चुकी है। ये सारे इलेक्टेबल्स पहले बाजमात जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन फिर एक एस्टैब्लिशमेंट के दबाव कह लें या कुछ कुव्वतों की तरफ से एक प्रेशर के बाद जो है एक जो इलेक्टेबल्स का जो बड़ा हिस्सा था उसने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। फिर उसके बाद जो पीपल्स पार्टी ने जो शोर मचाया जिसकी बुनियाद पर जो बचे कुछ इलेक्टेबल्स रह गए थे अब वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। तो अभी तक की सूरत हाल ये है कि नून लीग जो है उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड इस वक्त बलूचिस्तान में नज़र आता है, क्योंकि जो दो दिगर जमातें हैं, दो पार्टियां हैं, जैसे नेशनल पार्टी है डॉक्टर अब्दुल मालिक के साथ, वो मुस्लिम लीग नून के दौर में जो है वज़ीर आला भी रहे फर्स्ट टर्म में, तो जबकि दूसरी जो अचकज़ई की पार्टी है, गो के वो अचकज़ई की जमात जो है वो खुद इख्तलाफात का शिकार है, दो हिस्सों में बटी हुई है, लेकिन उनका ज़्यादा रुझान जो है वो नून लीग की तरफ है। तो इसलिए नून लीग JUI के साथ भी नून लीग के मामलात अच्छे चल रहे हैं। तो इस टाइम जो 16 कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं उसमें से लगता है ऐसे है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ा शेयर ले जाएगी वहाँ से, और दूसरे नंबर पे JUI होगी, तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी और जो दिगर बलूचिस्तान की जमातें हैं वो वहाँ से जो है सीट्स। आदिल साहब करेक्ट कीजिएगा, पहले जब इलेक्शंस होते थे तो सारा जो फोकस होता था या जो सियासत का मरकज़ होता था पंजाब समझा जाता था। पीपल्स पार्टी बिल्कुल भी एक्टिव दिखाई नहीं दे रही है पंजाब में, तो क्या उनका बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है या फिर उनको लग रहा है कि पंजाब में मेहनत करना बिल्कुल फजूल होगा? देखिए, पंजाब को हम दो हिस्सों में देखते हैं, एक है जनूबी पंजाब और एक जो सेंट्रल पंजाब और अपर पंजाब जो है। जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी ने कोशिश की थी, वहाँ पे भी चूंकि इलेक्टेबल्स होते हैं जो हर इलेक्शन से पहले किसी न किसी जो है वो किंग पार्टी में शामिल होने की कोशिश करते हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी में शामिल होने की कोशिश की थी जैसे बलूचिस्तान में हमने देखा, लेकिन फिर कुछ लोगों ने उनको पीपल्स पार्टी में शामिल होने से रोक दिया। तो अब पंजाब के अंदर भी वही सिचुएशन है। बेसिकली तो पंजाब के अंदर दो बड़ी पार्टियां का वोट बैंक है, एक तहरीक इंसाफ है और दूसरी मुस्लिम लीग नून है। पीपल्स पार्टी का अब जो है पिछले हमने 2-3 इलेक्शंस में देखा है कि वहां पंजाब के अंदर जो वोट बैंक है वो उस तरह से नहीं रहा, जो उनका बड़ा वोट था वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गया, तो इसलिए पीपल्स पार्टी की पंजाब में अच्छा, तो अभी आदिल साहब स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है पीपल्स पार्टी की, बिल्कुल ठीक है आपने, लेकिन बलूचिस्तान का पे बड़ा फोकस किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी भी बलूचिस्तान में बड़ी एक्टिव है, नून लीग भी बहुत एक्टिव है। इसकी क्या रीज़न हो सकती है कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला कि बलूचिस्तान जिसके हाथ में होगा वज़ारत उज़्मा भी उसके हाथ में होगी? नहीं, देखें, बलूचिस्तान में जो है असल में जो बलूचिस्तान की सियासत है वो ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट है, वो इलेक्टेबल्स की सियासत है, और वो इलेक्टेबल्स ने ही इलेक्शन चूंकि जीतना होता है तो वो एक कंफर्म आपको एक पिक्चर होती है कि इतने इलेक्टेबल्स आपके पास हैं, तो किस जमात के पास जितने ज़्यादा इलेक्टेबल्स होंगे उनको इस चीज़ की गारंटी होगी कि उनका इलेक्शन जो है वो इलेक्शन में उनके पास कितनी सीटें आ जाएंगी।
तो इस वजह से जो है बलूचिस्तान इस वक्त फोकस है जरूर, लेकिन उसमें सीटें देखें ना 16 हैं, 16 सीटों की बुनियाद पर तो जो कौमी जो वजारत उस्मा का फैसला नहीं हो सकता। असल मैदान तो जो है वो पंजाब ही होगा, चूंकि वहां पर यहाँ पे नशिस्तों की तादाद ज्यादा, यहाँ पे जो बड़ा मार्का मारेगा उसके लिए जो है वफाक में हुकूमत बनाना ज्यादा आसान होगा। तो बलूचिस्तान से एक बड़ा शेयर जो है वो वफाक की हुकूमत में शामिल होगा। तो इसलिए अभी जो प्रायोरिटी है दोनों बड़ी जमातों की कि वो इसमें से जितना शेयर है वो ले सके। उसके बाद चूंकि अभी तक नून लीग ने जो है वो सिंध का हिस्सा तरफ जो है वो अभी तक अपना रुख नहीं किया, उन्होंने सिर्फ कराची को फोकस किया जहां पे 22 सीटें हैं और उसने जो वहां पे सबसे बड़ी जो स्टेक होल्डर जमात है एमक्यूएम उसके साथ इत्तेहाद कर लिया है। अब उस वहां पे कराची में भी अगर उनको जमात इस्लामी की हमायत आ जाती है तो फिर उनके लिए नून के लिए सिंध से भी बड़ा एक जो है वो शेयर हासिल करना जो है वो आसान हो जाएगा। तो पीपल्स पार्टी को बेसिकली उनको अभी तक तो ये इत्मीनान है कि सिंध में उनका होल्ड बरकरार रहेगा, वो चौथी दफा जो है सिंध हुकूमत बचाने में कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए वो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो है वो एक जो वावेला उन्होंने किया हुआ है ताकि वो एक प्रेशर जो है वो बिल्ड करके रखे और जो पावर पॉलिटिक्स है उसमें से जो भी उनका शेयर बनता है, ड्यू शेयर बनता है, उसमें से वो हासिल करें। और गवान तो अभी तक यही है कि मरकज में भी और बाकी जो दो सूबे हैं वहां पर मखलूत हुकूमत बनेगी। तो मखलूत हुकूमत अगर मरकज में बनती है तो उसमें पीपल्स पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा अपना शेयर ले, जबकि नून लीग की कोशिश ये है कि वो सादा अक्सरियत ले। इसीलिए पंजाब और बलूचिस्तान और कराची और उसके बाद केपी से एक बड़ा शेयर लेने की वजह से नून लीग का ये ख्याल है कि वो वफाक के अंदर एक जो है ना सादी अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। और अगर उनको जो कोई बड़ी अमेंडमेंट करनी है जिसका बयानिया कल पीपल्स पार्टी ने वहां पे 18वीं तरमीम को हवाले से किया है, बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने भी कल बयानिया दिया है अपना। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आदिल हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर नॉर्थ हैं और पॉलिटिकल जो इस वक्त सिनेरियो बना हुआ है उस पर बात कर रहे थे। पाकिस्तान लाइव में अभी हम शामिल करेंगे एक ब्रेक। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रुपये तक कमी का ऐलान, वजारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अच्छी खबर है, हाई स्पीड डीजल 7 रुपये सस्ता किया गया है। नई कीमत 289 रुपये 71 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपये 52 पैसे कमी, नई कीमत 175 रुपये 93 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। मिट्टी का तेल 3 रुपये 82 पैसे सस्ता किया गया, फी लीटर 201 रुपये 16 पैसे का हो गया। और बुरी खबर यह है कि फैसलाबाद में कर्जदारों से तंग आकर शख्स ने बीवी और 3 बेटियों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। नवाही इलाके डिशकोट में गुर्बत से तंग आकर एक शख्स ने अपनी बीवी और 3 बेटियों को मौत के घाट उतार दिया और अपनी ज़िंदगी का भी खात्मा कर लिया। अफसोसनाक वाक़े के बाद इलाके में कोहराम मच गया। पुलिस के मुताबिक ताहिर नामी शख्स ने बीवी और बच्चियों को नींद की गोलियाँ खिलाकर बेहोश किया, बादशाह वजनी चीज़ मारकर मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम ने बच्चों को मारने के बाद जहरीली गोली खाकर खुदकुशी कर ली। और अब ये खबर कि एवनफील्ड रेफरेंस नवाज शरीफ की बरियत का फैसला जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 सपात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। लिखा गया है कि नैब नवाज शरीफ के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस साबित करने में नाकाम रहा। नवाज शरीफ का जुर्म साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं की जा सकी। नैब ने मरियम नवाज और कैप्टन राइट सफदर की बरियत को भी चैलेंज नहीं किया। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलों पर तफसीली फैसला बाद में जारी होगा। नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील मंजूर, रेफरेंस से बरी किया जाता है। उधर नवाज शरीफ के लजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील 7 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब केस की समाअत करेंगे। उधर पन्नू आकिल में पसंद की शादी के मामले पर 2 ख़ानदानों में तसादुम, एक दूसरे पर डंडों और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। फायरिंग और से 20 अफराद जख्मी हुए हैं। कशीदगी के बावजूद पुलिस मौका पर ना पहुंच सकी। लोगों ने अपनी मदद के तहत जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। एक बार आपको बताएं कि पन्नू आकिल में पसंद की शादी के मामले पर 2 ख़ानदानों में तसादुम हुआ, एक दूसरे पर डंडों और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया।
फायरिंग से 20 अफराद जख्मी हुए हैं। कशीदगी के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंच सकी है। लोगों ने अपनी मदद के तहत जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है पनुआकिल में। पसंद की शादी के मामले पर 2 ख़ानदानों में तसादुम हो गया और डंडों और पत्थरों का इस्तेमाल भी किया गया, जबकि फायरिंग से 20 अफराद ज़ख्मी भी हो गए हैं। ज़ख्मियों को में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस जाए वक़्वा पर नहीं पहुंच सकी है। लोगों ने खुद ही ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया है। 2 ख़ानदानों में तसादुम हुआ और 20 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। अहमद अफाक हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। अहमद, पुलिस जाए वक़्वा पर क्यों नहीं पहुंच सकी? देखिए, ये वाकया जो है इस वक्त से ठीक घंटा पहले हुआ है। जय वकवार और पुलिस स्टेशन में भी तकरीबन 10 से 15 मिनट का मुफासला है। उसके बावजूद भी पुलिस का ना पहुंचना एक सवालिया निशान है, क्योंकि जो है इस वक्त भी कशीदगी बरकरार है और दोनों ग्रुप की जान से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अहम फैसला। चीफ जस्टिस को दी गई लग्जरी गाड़ियां नीलाम की जाएंगी। सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खतूत अरसाल कर दिए गए हैं। गाड़ियों की नीलामी से हासिल रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च होगी। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस का बड़ा फैसला, लग्जरी गाड़ियां नीलाम होंगी। 2020 में खरीदी गई 61 मिलियन की मर्सिडीज बेंज नीलाम की जाएगी। पंजाब हुकूमत की फराहम की गई बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर भी नीलाम की जाएगी। चीफ जस्टिस को दी गई लग्जरी गाड़ियों की नीलामी के लिए सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खतूत लिख दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि आईनी ओहदों के लिए लग्जरी गाड़ियां दरामद करना मुनासिब नहीं। खत में बताया गया है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दोनों गाड़ियां इस्तेमाल नहीं की। गाड़ियों की नीलामी से हासिल रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च की जाएगी। उधर फैसलाबाद में निजी बैंक में 27 करोड़ का गबन करने वाले मुलजिम से FIA ने रिकवरी कर ली है। बैंक अफसरान ने तफ्तीशी अफसरान को तारीफी शील्ड से भी नवाजा। तफसीलात जानते हैं एहतशामुल हक की इस रिपोर्ट में। निजी बैंक की जानिब से 17 अक्टूबर को दरख्वास्त मौसूल हुई थी कि एरिया मैनेजर अम्मार कयानी ने मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स की रकूम गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफर की है और फरार हो गया। FIA ने तहकीकात का आगाज किया और बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। पहले तो बैंक मैनेजर ने आए बाएं शाएं से काम लिया, मगर तफ्तीशी टीम के सवालात के सामने ना टिक सका और रकम रिकवर करवा दी। मुलजिम अमार कयानी ने मुख्तलिफ अकाउंट्स की जाली चेक बुक्स इशू करवाई और इन चेक बुक्स के जरिए रकूम अपने रिश्तेदारों के अकाउंट्स में मुंतकिल कर ली थी। रकम मिलने पर बैंक अमला इस कदर खुश हुआ कि बैंक अफसरान ने FIA फैसलाबाद जोन का दौरा किया और तफ्तीशी अफसरान को तारीफी शील्ड पेश की। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ एहतशामुल हक, PNN फैसलाबाद। देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान जारी है। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स में 906 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। मार्केट 61,437 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रही है। अच्छी खबरें आ रही हैं स्टॉक मार्केट से। मार्केट 61,000 से ज़ायद इस वक्त ट्रेडिंग जारी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान जारी है और स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स में 900 पॉइंट्स का इजाफा और इस वक्त मार्केट 61,437 पॉइंट पर ट्रेड हो रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 906 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया है और इस वक्त मार्केट 61,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान जारी है। नजीब नाइच हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी नजीब। मार्केट में आज तेज़ी देखी जा रही है। इस वक्त तक 976 पॉइंट के इजाफे से 61,507 पॉइंट पर इस वक्त स्टॉक मार्केट ट्रेड कर रही है। कल के दिन कुछ सेलिंग के बाद कुछ पॉइंट्स में कमी आई थी, लेकिन आज दोबारा स्टॉक मार्केट में तेजी देखी गई और शाम तक स्टॉक मार्केट से 900 पॉइंट्स के ज़ायद से हासिल कर चुकी है पॉइंट्स। और ख़ास तौर पर एक और जो वजह बनी है वो आइंदा आने वाले दिनों में जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी इजलास है उसमें ये इम्कान है कि फैसला किया जाएगा कि शरह सूद में कमी होगी, जिसके बायस जो है मुख्तलिफ कंपनी के शेयर में इजाफा देखा जा रहा है और सरमायाकारों ने स्टॉक मार्केट का रुख कर लिया है। ख़ासतौर सीमेंट बैंकिंग सेक्टर्स में तेज़ी देखी जा रही है और इनके शेयर्स की कीमतों में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। जी, हर गुजरते दिन के साथ शेयर्स में इजाफा होता जा रहा है। पॉजिटिव खबरें आ रही हैं स्टॉक मार्केट से। नजीब नाइच आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
स्मोक के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने इकदाम भी किए हैं और हफ्ते को तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला कर लिया है। कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोक का इजलास हुआ है, जिसमें स्मोक की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। इजलास से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि तालीमी इदारे हफ्ते को बंद रहेंगे, जबकि मार्केटें, बाज़ार और कारोबारी इदारे कल और परसों मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स और दीगर बिजनेस हाउसेस भी मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। 18 दिसंबर से पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात होंगी। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि टायर जलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ भी बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जारी रखी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने कहा है कि सूबे में स्मोक से निपटने के लिए मसनूई बारिश के 2 मंसूबे ज़ेर गौर हैं और मोटरसाइकिल रिक्शों पर पाबंदी आयद करने का फ़ैसला भी किया गया है। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने कहा कि स्मोक की वजूहात का तफसीली जायज़ा लेना होगा। इस पर काबू पाने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सूबे में स्मोक से निपटने के लिए मसनूई बारिश के 2 मंसूबे ज़ेर गौर हैं। वर्ल्ड बैंक हुकाम मसनूई बारिश के मंसूबों से मुत्तफिक नहीं हैं, ताहम मसनूई बारिश के 2 मंसूबे ज़ेर गौर हैं। शहरी कहते हैं कि मोटरसाइकिल रिक्शों पर पाबंदी से सस्ती सवारी से महरूम हो जाएंगे। मोटरसाइकिल रिक्शे बर वक्त मंजिल पर पहुंचा देते हैं। आम रिक्शे के मुकाबले में मोटरसाइकिल रिक्शे सस्ती सवारी है। धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ने वैसे ही हर चीज़ बंद कर दी है, अब चिंची भी बंद कर दें, ठीक है। वो गरीबों की सांसें बंद कर दें, वो सबसे बेहतर है। नहीं होने चाहिए, चलने चाहिए, क्योंकि इनका भी रोज़गार है, हमें भी सैलरीज मिल रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं बंद होने चाहिए। अगर ये बंद हो जाएगा तो गरीब इंसान है जो वो कहाँ से अपना वो रोज़गार चलाएगा। चलने चाहिए ताकि गरीब का भी घर चले, उनका भी जुला चलना चाहिए। गरीब आवाम के लिए ना ये बहुत ज़रूरी है, चिंची नहीं बंद होनी चाहिए। माड़ा आदमी इसमें ईजी होके बैठ सकता है, बेसिकली बंद नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि गरीबों के लिए ये अच्छा है। नहीं, ये जुल्म है, किसी का रोज़गार जाए ये जुल्म है। स्मोक तो ये कौन सी पहली मर्तबा है, सैलाब भी आते रहे, उनका भी कोई इन्होंने इंतज़ाम नहीं किया। ये स्मोक भी हर साल आती रहेगी, इसका इंतज़ाम गवर्नमेंट नहीं कर सकती, इनके पास इतनी सकत ही नहीं है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कचरे के डाकुओं के मुकम्मल खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म दे दिया है और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने हिदायत भी कर दी हैं कि कचरे के इलाके में डाकुओं के सहूलतकारों के खिलाफ भी बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी। गुज़श्ता रोज़ कचरे के इलाके में डाकुओं के हमले में खातून समेत 5 देहाती मारे गए थे, जबकि पुलिस के 3 कांस्टेबल भी शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने रवां साल कचरे में कई माह ग्रैंड ऑपरेशन भी जारी रखा था। इसके बावजूद सिंध और पंजाब में कचरे के इलाकों पर डाकू राज बरकरार है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि उनकी टीम पर रहीम यार खान के कचरे के जिस इलाके में हमला हुआ उसके चारों तरफ सिंध का इलाका है। 70 से 80 डाकुओं ने सिंध के अंदर से पंजाब की हदूद में दाखिल होकर हमला किया है। पुलिस के 19 जवानों ने बहादुरी से कई घंटे मुकाबले के बाद डाकुओं को भागने पर मजबूर कर दिया। ये जो कच्चे का इलाका जहाँ पे कल हमारे ऊपर हमला हुआ है, ये इसके चारों तरफ सिंध है। हम सिंध के अंदर एक जजीरा है छोटा सा, जिसमें पंजाब की टेरिटरी है, चारों तरफ उसके सिंध है और वो एक थाने का इलाका है, एक थाना, एक आधा थाना है जिसको कह सकते हैं आप। और उसके अंदर जाके वो डाकुओं ने, एक पूरा ट्राइब है उनका डाकुओं का, वहां पे जाके उन्होंने अपना कोई बदला लेने के लिए अटैक किया। वहां पे पुलिस मौके पे पहुंची, 2 APCs मौके पे पहुंची, 3 APCs मौके पे पहुंची और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे उनके लोग मारे और उनके तकरीबन 70 से 80 लोग थे और हमारे 19 जवान थे और जिसमें से 6 जख्मी हैं, 3 की शहादत हुई है और उन्होंने कई घंटे मुकाबला किया और उसके बाद उनको भगा दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी पर बात करते हैं, शराज निसार हमारे साथ मौजूद है। शराज, बताइएगा, कच्चे के इलाके में एक बड़े ग्रैंड ऑपरेशन की तरफ इशारा दिया गया है, बल्कि हुक्म दे दिया गया है मोहसिन नकवी की जानिब से, लेकिन इससे पहले भी ऑपरेशन हुआ, उसमें क्या नाकामियां थी और अब का ऑपरेशन जो होगा क्या वो फुल एंड फाइनल ऑपरेशन होगा? जी बिल्कुल, इसमें कच्चे के इलाके में जो सचमुच का पक्का ऑपरेशन है वो एक SSP सैफुल्लाह उन्होंने किया था और उस दौरान जो है वो वहां पर 21 डाकू जो है वो मारे गए थे
और वही एसएसपी जो लाहौर में आकर जब तैनात हुए एसएसपी ऑपरेशन, तो उन्होंने ये तमाम आला पुलिस अफसरान को बताया था कि वहां पर इतना आसान नहीं है, इसको हकीकी मानों में ऑपरेशन करना चाहिए। जिस तरह आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ये बताते रहे कि 11,000 पुलिस एहलकार वहां पर मौजूद थे और एक भारी रकम वज़ीर आला पंजाब की तरफ से, निगरान वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जारी की गई कि वहां पर ना सिर्फ पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी, और ये बात पहले कही गई कि कच्चे में इस वक्त डाकुओं को जो है वो क्लियर कर लिया गया और खासकर जो लाठी गैंग था उसको भी मार दिया गया। उसके बाद ये देखने में आता रहा है कि सिंध और पंजाब पुलिस की कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी। अगर सिंध एक बॉर्डर है और उसकी जुरिस्डिक्शन को ये बना दिया जाता था कि अगर कोई डाकू 1 इंच भी उस साइड पे आ गया तो ये जिम्मेदारी जो वो सिंध पर डाल दी जाती थी, जबकि अगर इधर आ गया तो वो पंजाब पर डाल दी जाती थी। ये इस तरह के जो बड़े ऑपरेशन होते हैं, जो इस तरह के सचमुच हीनियस जो क्रिमिनल होते हैं, जो रिकॉर्ड याफ्ता, जिनके पास रॉकेट लॉन्चर तक मौजूद होते हैं, तो उनके खिलाफ इस तरह नहीं होता कि जुरिस्डिक्शन तय की जाए, उनके खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन होता है। और अगर वाकई ऑपरेशन जितने पैसे बताए गए, जितना खर्चा बताया गया निगरान वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जारी भी किया गया, तो ये अगर ऑपरेशन किया जाए हकीकी मानों में, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जब फोर्सेस ऑपरेशनल होती है तो फिर वो चाहे लादी गए हो। अच्छा शहराज निसार, अभी जो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गुफ्तगू की, जो हमने सुनवाई भी अपने व्यूअर्स को, वो कह रहे हैं कि सिंध से 70 से 80 डाकू दाखिल होते हैं पंजाब में, तो यानी सम हाउ सिंध गवर्नमेंट जिम्मेदार है, सिंध पुलिस का भी इसमें कोई कसूर है? देखिए जी, बात सुनिए, 15 साल से कच्चे का ऑपरेशन चल रहा है, तो ये अभी तक इनकी प्लानिंग ही नहीं हो सकी, इनको पता ही नहीं चला। जब कोई 8-10 बंदे शहीद हो जाते हैं तो उसके बाद नए सिरे से प्लानिंग होती है। इसमें सचमुच टीमें बैठती हैं, वर्क होता है प्रॉपर। जब 150 अरब रुपया पुलिस का बजट है तो वो उसमें से इस तरह का ऑपरेशन करना चाहिए। अब वहाँ के जितने भी लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं, ताजर हैं, जितने भी, उन सब ने पुलिस का साथ दिया। जब 11,000 पुलिस एहलकार, आईजी पंजाब ने ये बकायदा ऑन द रिकॉर्ड कहा कि 11,000 पुलिस एहलकार इस वक्त कच्चे में मौजूद है। अगर वाकई 11,000 पंजाब का होता और इसी तरह 4 से 5,000 सिंध का वहां पर होता, तो कच्चे ऑपरेशन में डाकुओं की तादाद तो 100 से ज्यादा नहीं है। लेकिन उनके पास अगर रॉकेट लॉन्चर भी मौजूद है, तो बड़े पैमाने पर अगर सही प्लानिंग के साथ ऑपरेशन किया जाए तो कोई शुबा ही नहीं है। ऐसे कई ऑपरेशन पहले भी हो चुके हैं कि अगर जब हकीकी फोर्सेज जो सामने आती हैं और ऑपरेशनल होती हैं, ना सिर्फ ये कि बजट अनाउंस कर दिया, अगर वहाँ पे 11,000 बंदा क्या कर रहा था पहले क्लियर करा लिया, जब दोबारा आ गया, तो वहाँ पर ऐसी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। ठीक है शहराज, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर, अमेरिका के भारत के खिलाफ पेश करदा हकाइक ने कैनेडियन इल्ज़ामात को सच साबित कर दिया है। सितंबर 2023 में कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी काबीना में भारत पर कैनेडियन सरजमीन में दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया था। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने सिख रहनुमाओं के कत्ल में भारतीय हुकूमती एजेंट्स के मुलव्वस होने का बड़ा इंकशाफ कर दिया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी तमाम शवाहिद समेत सिख रहनुमाओं के कत्ल के पस पर्दा हकाइक मंजर आम पर लाई। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी के इंकशाफ ने कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म के इल्ज़ाम की तस्दीक कर दी है। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी के इंकशाफ ने कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म के इल्ज़ाम की तस्दीक कर दी है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की जानिब से ये तस्दीक की गई है। अमेरिका के भारत के खिलाफ पेश करदा हकाइक ने कैनेडियन इल्ज़ामात को सच साबित कर दिया है। सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी सिद्दीक साजिद। 23 में कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपनी काबीना में भारत पर कैनेडियन सरजमीन में दहशतगर्दी का जो इल्ज़ाम लगाया था, अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने सिख रहनुमाओं के कत्ल में भारतीय हुकूमती एजेंट्स के मुलव्वस होने के हवाले से उनकी इस जो इल्ज़ाम की उसकी तस्दीक कर दी है। और अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी तमाम शवाहिद समेत सिख रहनुमाओं के कत्ल के पस पर्दा जो हकायक है उसको भी मंजर आम पर ले आई है। और अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी के इंकशाफ के साथ ही इस चीज़ के भी जो है वो वाज़ेह तौर पर ये चीज़ साबित हो गई है कि अगस्त के महीने से जो इस हवाले से चीज़ें सामने आ रही थी, जिसकी तहकीकात हो रही थी, वो बाज़ाब्ता तौर पर वो चीज़ें साबित हो चुकी हैं कि हिंदुस्तानी हुकूमत के जो एजेंट्स थे वो कनाडा की सरजमीन पर कैनेडियन शहरी के कत्ल में जो थे वो मुलव्वस थे। और इस बारे में मुतअद्दिद बार कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म कह चुके हैं कि भारत को इस मामले को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है और वो इस मामले में तावन भी करे। और हम उन्होंने ये भी कहा था कि जो कैनेडियन हुकूमत है वो अपने शहरियों को महफूज बनाएगी। और अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में इंडियन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकार के मुलव्वस होने का शवाहिद के साथ इंकशाफ जो है वो भी कर दिया है।
और आज अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने खालिस्तानी रहनुमा पन्नू के कत्ल की साजिश पर बयान जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि वो इस मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। हम में से बहुत से लोगों ने गुज़श्ता हफ्ते बराह रास्त हिंदुस्तानी हुकूमत की इस मामले पर तवज्जो मबजूर कराई थी और भारतीय हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो तहकीकात कर रही है और हम उनके नताइज के मुंतज़िर हैं। और जो जान करबी हैं अमरीकी में जो महकमा दफा के तर्जुमान, उन्होंने ये कहा कि अमरीका भारत के खिलाफ इल्ज़ामात और तहकीकात के बारे में संजीदा है और हम वाज़े कर चुके हैं कि हम इन मुबैना जराइम के ज़िम्मेदारान को कटहरे में खड़ा करेंगे। जी सिद्दीक साजिद, जिम्मेदारों को कटहरे में खड़ा किया जाएगा या इससे पहले मजम्मतें भी की जाती रही हैं, लेकिन अब जो अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने इंकशाफ किया है वो कितना बड़ा टर्नआउट साबित हो सकता है, या अब ये केस किस तरफ जाता देख रहे हैं? भारत के खिलाफ अब मजीद कोई कार्रवाई की जा सकती है क्या कनाडा की जानिब से? जी, ना सिर्फ कनाडा की जानब से बल्कि अब तो अमेरिका भी सारे मामले में जो है वो मुलव्वस हो गए। और आप देखें कि उनके वजीर खारजा और उनका जो महकमा दिफा है पेंटागन, उन दोनों की जानब से जो बयानात सामने आए हैं, खुद जो अमेरिकी सदर थे जो बाइडेन, उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म के साथ गुज़श्ता दिनों जो मुलाकात हुई थी उसमें भी ये मामला उठाया था कि मई 2023 में जो मोदी सरकार है उन्होंने अपने बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सिद्दीक, साथ ही रहिएगा। सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कौमी सलामती उमूर हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, अब ये जो नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है कि अमेरिका ने भी अब जो इल्ज़ामात लगाए गए थे कनाडा की जानिब से उसकी तस्दीक कर दी है, तो अब आप ये मामला किस तरफ जाता देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। मैं देखिए इसको 3 एस्पेक्ट इसके क्विकली हाईलाइट कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान की भी एक तरह से सिफारती कामयाबी है बहुत बड़ी, क्योंकि हमारा जो मौक़िफ़ भारत के गैर जिम्मेदाराना तस्वीराती रवैये के हवाले से आलमी सतह पे रहा है, मैं आज अमेरिका और कनाडा उन्हीं हक़ाइक़ के बारे में उसी राय का इजहार कर रही है जो पाकिस्तान बहुत अरसे से करता आया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सियासी एतबार से और सिफारती एतबार से आला तरीन सतह पे अमेरिका और कनाडा की क़यादत ने ये मामला भारत की हुकूमत और क़यादत से ऑलरेडी उठाया और डिस्कस भी किया और उनको वार्न भी किया। जिस तरह अभी आपके नुमाइंदे बता रहे थे, तो मैं उसमें इजाफा करता चलूं कि देखें, जब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक फॉर्मली एक अमरीकी अदालत में एक भारतीय ऑफिशियल के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है, तो इसका मतलब ये है कि वो सियासी और सिफारती कोशिशें एग्जॉस्ट कर चुके हैं। भारत ने उनके साथ तफ्तीश में ताउन नहीं किया और इसके साथ ही साथ उनके पास सबूत और शवाहिद मौजूद हैं जिसकी बेसिस पे वो कानूनी चाराजोई करके दुनिया के सामने भारत को न सिर्फ बेनकाब करना चाहते हैं बल्कि उसको अमरीकी कवानीन के मुताबिक वायलेशन ऑफ सॉवरेंटी के हवाले से जो रेलिवेंट कवानीन है उसके तहत करार वाकई सजा भी देना चाहते हैं। मोहम्मद अली साहब, लेकिन जब अब अमेरिका की जानिब से कैनेडियन इल्ज़ामात को सच साबित कर दिया गया है, तो अब आपको लग रहा है कि अब कनाडा के जो इल्ज़ामात थे वो तो एक तरफ अब अमेरिका भी इसमें इंटरवीन कर सकता है? जी, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि अमेरिका ऑलरेडी इंटरवीन कर चुका है। बल्कि चले आपके तवस्सुत से मैं आपको एक और खबर दे देता हूँ कि कनाडा ने भी, जब कनाडा के वजीर आज़म ने जब अपने पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये इंकशाफ किया कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी मुलव्विस है सिख रहनुमा की हलाकत में, तो आपको के तवस्सुत से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी अमेरिका ने कनाडा से शेयर की थी, क्योंकि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया एक स्पेशल क्लोज एक I5 इंटेलिजेंस नेटवर्क के निज़ाम में मुंसलिक हैं और जिसमें इन सब कंट्रीज़ के पास वो शवाहिद और सबूत मौजूद हैं जिसकी बेसिस पे वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी अपने सियासी मुखालफीन की ग्लोबल लेवल पे टारगेट किलिंग की पॉलिसी पे कार फरमा है। तो अब मैं तवक्को ये करता हूँ कि मुस्तकबिल करीब में न सिर्फ ये कि कानूनी चाराजोई की जाएगी अमेरिका के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की सरकारी सतह पे, दूसरे साथ ही साथ मैं तवक्को करता हूं कि चूंकि भारत ने कनाडा और अमेरिका के साथ सियासी और सफारती सतह पे ताउन इन इन्वेस्टिगेशंस में नहीं किया, तो अब मैं समझता हूं कि मुस्तकबिल करीब में ये अपने दिफाई और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन को भी ज़्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में भारत से रिव्यू भी करेंगे और रिकंसिडर भी करेंगे और रिकंसीडर भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कौमी सलामती उमूर हैं। अमेरिका ने भारत के खिलाफ पेश करदा हक़ाइक़ ने कैनेडियन इल्ज़ामात को सच साबित कर दिया है। सितंबर 2023 में कैनेडियन वज़ीर आज़म ने अपनी काबीना में भारत पर कैनेडियन सरज़मीन में दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया था।